गुड इवनिंग, आदाब, सलाम अलैकुम, नमस्कार भाइयों। आज मैं बात करने आया हूँ हमारे शहर गोंडा के जाने माने आर्थो सर्जन डॉक्टर अहमद जावेद साहब के क्लिनिक पर हॉस्पिटल में हम हैं। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि डॉक्टर साहब खुद अपना परिचय दें आपको। डॉक्टर साहब अपना परिचय दे दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जावेद सिद्दीकी है। मेरे वालिद साहब का नाम जावेद अहमद सिद्दीकी, जो यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों को यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैंने हाई स्कूल यहाँ फातिमा इंटर कॉलेज से किया था, और उसके बाद मैं +2 अलीगढ़ से किया मैंने, वहीं से MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स। टोटल मतलब मेरी पढ़ाई जो अलीगढ़ में हुई, और 2013 के लास्ट में मैं अलीगढ़ से गोंडा वापस आ गया, और तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी अहलिया दोनों लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। और आज जो है मुझे काफ़ी दिनों से जमशेद भाई से बात भी हो रही थी जी तो उसी सिलसिले में ये हुआ कि भाई कुछ बातें हैं जो मेरे ख्याल से जमशेद भाई ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये किस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई है। तो आगे जमशेद भाई से गुजारिश। जी जी। सबसे पहला जो सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं अपने दर्शकों अच्छा, के पहले लिए। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस बारे में कि जो बेसिकली हम लोग कोई ऐसा नहीं कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो जो जिसमें कोई टेक्निकल किसी को, बल्कि रोजमर्रा के जो सवाल हैं, जिसमें आदमी फंसता है, लोग गूगल करने लगते हैं और डॉक्टर को फोन करते हैं कि भैया डॉक्टर साहब ये है, ये ऐसा इस छोटे मोटी चीजें जो हम लोग ओवरलुक करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी जी, मतलब सबसे पहले ये जानते हैं कि आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में हड्डियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर उम्र के लोगों के साथ उनका तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं आजकल के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से। तो उसका क्या इलाज, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में सबसे पहला सवाल। जी जिनसे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हड्डी से संबंधित कोई भी बीमारी है अगर, तो इतनी आसानी से देखिए, हड्डी कहते हैं ना कि हड्डी मजबूत होना एक एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो हड्डी मजबूत, सबसे पहली चीज, हड्डी में तभी बीमारी होगी जब हड्डियां कमजोर होंगी। फ्रैक्चर भी अगर होता है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हड्डी में ही काफी हद तक आती है। तो हड्डियों से संबंधित सर्दी में इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मांसपेशियों में जो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, जो 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 गोश्त है, उसमें भी खिंचाव होता है, और ज्वाइंट स्पेस भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो बुजुर्गों को होती है, और खासतौर से जो ओवरवेट लोग होते हैं, बच्चों को, या मिडिल एज, या जो लोग एक्सरसाइज या कसरत वगैरह कर रहे हैं, जो फिट हैं, जो खान पान जिनका अच्छा, उनको नहीं होती है जी। लेकिन सर्दी में बस एक ही सबसे बड़ी परेशानी है कि सर्दी में अगर किसी की हड्डी कमजोर है और उसका खान पान सही नहीं है तो काफी हद तक उसे हड्डियों की परेशानी होती है जी। डॉक्टर ये इसे इंसान के जिस्म में कैल्शियम का क्या रोल है? देखिए, कैल्शियम कहते हैं कि जो है प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होती है जिसम का, उसी तरह से कैल्शियम बिल्डिंग ब्लॉक है हड्डी का। अब आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि हड्डियों का मेन जो वजन होता है वो हड्डियों का ही होता है जिसम में, इंसान के। जी बिल्कुल। तो अब मेन चीज ये है, कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर कैल्शियम नहीं है तो अपने आप में ये मान के चलिए कि अगर जैसे कैल्शियम जिसम में मान लीजिए कम हो रहा है, तो अपने आप में ही वो हड्डियों के लिए, क्योंकि हड्डियां बनी ही कैल्शियम फॉस्फेट की जी। तो ये सवाल अपने आप में खुद ही जवाब है, कैल्शियम की जरूरत क्या है। कैल्शियम की वैसे तो बहुत सारी जरूरत है, मस्कुलर सिस्टम में भी जरूरत है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि हड्डी की मजबूती कैल्शियम से होती है। मतलब हड्डियों में कैल्शियम भरा रहेगा तो हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ये मोटा मोटा मसला है। दरअसल ये कैल्शियम की जो कमी है जी, वो दवा के अलावा और कौन सा स्रोत है, कौन सा जरिया है जिसके जरिए इंसान को इनटेक करने की जरूरत पड़ती है, या खाने के साथ या फल के साथ, के बारे में? देखिए, दवा तो हम लोग बिल्कुल भी, मतलब मेरा मानना यह है कि आजकल के माहौल में जबकि हर चीज मिलावटी आ रही है, दूध भी मिलावटी है और ज्यादातर चीजें मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि केला हो गया, जैसे कि अंडा हो गया, या जैसे कि लीन आप सिंघाड़ा, जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी पोटेशियम और कैल्शियम जिनमें होता है। तो जैसे अब अगर थोड़ा सा आप उसमें जाएं तो बादाम हो गया या काजू हो गया, ये चीजें हो गई। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत जिसको माना जाता है वो दूध होता है। तो दूध, लेकिन बशर्ते कि वो मतलब सही होना चाहिए। यूरिया वाला दूध नहीं जो आजकल मिल रहा है, तो अगर अपने सामने आपको दूध मिल जा रहा है, खासतौर से बकरी का, भैंस का या गाय का, तो वो बेहतर है, सबसे अच्छा। और गाय का दूध अगर है तो वो और जल्दी हजम होगा।
तो मेरे हिसाब से अगर दूध और केला मिला के आदमी रोज खाता है जी तो उसको कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि उसको मेटाबॉलिक डिजीज नहीं जी। जी। तो डॉक्टर ये अक्सर जो है सर्दियों में खासकर देखा है कि चोट लग जाती है, ज़रा सी चोट लग जाती है और कभी टूट भी जाता है, टूट टूट जाता है, कभी नहीं भी टूटता है। जब नहीं टूटता है तो उनको दर्द बहुत होता है उस जगह पे जहाँ चोट लगी होती है। उस पे क्या किया जाएगा? जी, एक कहावत है बड़ी पुरानी, हम लोगों को बचपन में, मतलब बचपन तो नहीं, ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ाई जाती थी कि हड्डियों की चोट माफ नहीं करती। अच्छा, तो इसको कहते हैं गुम चोट। जैसे है। किसी ने, जैसे पुलिस मारती है तो हमेशा ऐसी जगह हाँ। मारती है जहाँ जो है चोट लगती तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। तो उसी जी। तरह हड्डियों का भी मसला है। जी, अगर हड्डियों में कभी भी चोट लगी है या कभी भी बड़ी चोट है, छोटी चोट है, तो वो हमेशा जब जाड़ा आएगा, जब हवा चलेगी तो दर्द होगा। तो हमारे ज़माने में, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले हम लोग सुनते थे कि भाई फला के ऊपर पुलिस ने बेलन चला दिया। जी, वो बेलन जो चलाते थे वो बेसिकली एक तरह की चोट ही देते थे। जी। वो चोट ऐसी होती थी कि दिखाई कोई नहीं, प्रेशर नहीं होता था। फ्रैक्चर नहीं होता था, लेकिन मांसपेशियां जो है वो एक तरह से समझे पेरियोस्टियम उखड़ जाता है। पेरियोस्टियम जो हड्डी के ऊपर झिल्ली होती है। जी, तो अगर जिस तरह चोट किसी को लगी है जाड़े में मान लीजिए, तो क्योंकि ठंड है, जी, अब अगर ताज़ी चोट में बर्फ की सिकाई आप करेंगे तो चोट में काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। लेकिन ठंड क्योंकि ऑलरेडी है, चोट लगी तो आदमी को उसका पता नहीं चला, जी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मैनिफेस्ट होती है। जी, तो इसीलिए सर्दियों में कहते हैं कि सर्दियों में बहुत खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर चोट हल्की सी भी लगे तो आप फ़ौरन उस पर कुछ अटेंशन दीजिए, उसका कुछ ना कुछ करिए। और खास तौर से एक और बात कि ताज़ी चोट में कभी भी गर्म पानी की सिकाई नहीं करनी चाहिए। सही जानकारी दी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्प्रेन में अक्सर गर्म पानी कर लेते हैं, हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब तो सुई सही चला जाता है। तो क्योंकि गर्म पानी हमेशा क्रोनिक चोट के लिए ही फायदेमंद होता है, ताज़ी चोट में हमेशा बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करें? जैसे मान लीजिए कहीं दूर है, हॉस्पिटल दूर है आपका, आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, गाँव में लोग हैं और भी देहात में अतराफ में हैं, तो अगर उनका फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करें? कौन सा फर्स्ट एड लें? देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर पैर की हड्डी है, अब ये तो डिपेंड करता है कहाँ की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। अगर फर्ज करिए, पहली बात तो ये है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इतनी शदीद चोट होती है कि इंसान को लगता है हड्डी टूट गई, लेकिन हड्डी टूटी नहीं होती। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी शक हो रहा है कि हड्डी टूटी, तो सबसे पहले उस आदमी को इमोबिलाइज कर दिया, यानी कि उसको जो जगह चोट लगी है हाँ, उसको किसी भी तरह खपच्ची से या किसी भी चीज़ से या पट्टी से, गर्म पट्टी से, कैसे भी उसको स्टेबलाइज कर दिया। फर्ज करिए कि मेरे हाथ में चोट लगी, तो मैं ज़ाहिर सी बात है, अगर गाँव में हूँ, डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन नहीं है आस-पास, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँ कोई स्केल या कोई घंटी या कोई चीज़ लगा के उसको स्टेबलाइज कर दूँ। अगर मान लीजिए कि पैर में चोट लगी है, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह इसको कोई फट्टा या खपच्ची लगा के रोक लूँ, ताकि वो हिले ना, क्योंकि जब मूवमेंट होगा तो फिर पेन भी होगा, उसके साथ-साथ डैमेज, वास्कुलर डैमेज, नस को भी चोट लगने की खतरा है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहला काम ये, चाहे छोटी चोट है या बड़ी, सबसे पहले आप इमोबिलाइज कर दीजिए, यानी वो चीज़ हिलने ना पाए किसी भी तरह। और कोशिश ये करनी चाहिए बहुत ज़्यादा टाइट ना बांधा जाए, हल्के हाथ से। तो उससे काफ़ी 2-4 घंटे का टाइम भी मिल जाएगा और डॉक्टर को भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। जी, ये डॉक्टर है। साहब ये बताइए, जैसे बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं घरों में, जी। औरतें, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा आजकल शुगर और बीपी का बहुत एक समस्या बन के आ गई है समाज में हमारे, जिसको देखो उसी को जो है शुगर हो जाता है और ब्लड प्रेशर का वो मरीज बन जाता है। उनके लिए क्या जो है सुझाव है डॉक्टर, क्या करा जाए उनके लिए कि वो देखिए, मुझे कंट्रोल में लगता है रहें? कि हिंदुस्तान में डायग्नोज केसेस जितने होंगे उससे कई गुना ज़्यादा अनडायग्नोज केसेस हैं। जी, लोग जो है वो आजकल 150 शुगर और 200 शुगर तो ऐसे बताते हैं, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब बस 150 शुगर है। तो देखिए, 150 शुगर अगर हो गया तो आप प्री डायबिटिक हो गए, जी, इम्पेयर्ड टॉलरेंस हो गया। जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ऐसा करें कि शुगर हमारी ना बढ़े, जी, या तो देखिए, सबसे पहला हज़ार्ड जो है वो है मोटापा। जी, आपको कुछ भी करना है, अपने वज़न को हमेशा एक अपने बीएमआई के हिसाब, जैसे बीएमआई मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जी, तो हाइट अपॉन वेट का स्क्वायर होता है। मोटा-मोटा आप किसी भी गूगल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आदमी का बीएमआई 24 से कम है तो वो फिट है, जी, 24 से ज़्यादा ओबीस है। अगर आपका बीएमआई 24 से ज़्यादा है, यानी आपका वेट और हाइट के हिसाब से वज़न ज़्यादा है, हाइट आपकी कम है, वज़न ज़्यादा है। फर्ज़ करिए आपकी, जैसे मेरी हाइट मान लीजिए 5'10" है, मेरा वज़न अगर 75-80 किलो से ज़्यादा है तो मेरा बीएमआई ज़्यादा होगा। तो उस सूरत में मुझे सबसे पहला तो ये करना है कि वज़न को कंट्रोल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भई क्या ऐसा करें कि वज़न कंट्रोल में रहे? तो इसमें मेरी नज़र में हम लोग हम लोग की बदकिस्मती है कि हम लोग ऐसे टाइम ज़ोन में हैं जिस वक़्त हर चीज़ केमिकली होती है। तो मेरी नज़र में हमें सबसे पहले जो है वो शुगर और नमक, जी, ये 2 चीज़ ऐसी है
कोशिश करना चाहिए कि शुगर तो बिल्कुल ही ना लें, और नमक भी आजकल जो है वो, हालांकि ये बहुत, हालांकि दोनों स्वाद वाली चीजें हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई गुरेज नहीं कहने दी। हमारे जमाने में, पुराने जमाने में, मतलब हम लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो उस जमाने में खड़िया नमक आता था, पत्थर। मेरे हिसाब से अगर वो नमक खाया जाए तो काफी हद तक जो है वो बीपी की दवा, बीपी की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो, क्योंकि मैं खुद करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि उससे काफी फर्क पड़ जाता है। और जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या खाएं कि स्वस्थ रहें? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और स्वस्थ रहने के लिए, देखिए स्वस्थ रहने यानी आपका मतलब निरोगी काया। जी, निरोग है। देखिए इसमें बहुत क्लियर फंडा है कि मतलब हमारे इस्लाम में भी है और वैसे भी ज़्यादातर जगह पे है कि भाई सादा भोजन उच्च विचार। जी, तो सादा भोजन क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सादा भोजन जिसमें ये मान के चलिए आप 70% फाइबर होना चाहिए। जी, अब 70% फाइबर का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि फाइबर जो 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 सलाद में होता है, जी, यानी आपके खाने का 3/4 हिस्सा सलाद होना चाहिए, 1/4 हिस्सा जो है वो प्रोटीन और ये सब चीजें, मतलब प्रोटीन भी लेना चाहिए। सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आजकल, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक अलग टॉपिक हो सकता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका 70 से कम हो, कोशिश करना चाहिए कि वही हो। तो इस हिसाब से मेरी नजर में कार्बोहाइड्रेट कम रखें, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा रखें। तो मेरे हिसाब से ऐसी डाइट, और कैलोरी काउंटर, अगर जैसे बहुत मुश्किल काम नहीं है कैलोरी काउंटर, गूगल आजकल बहुत आसानी से बता देता है। तो मेरे हिसाब से अनाज कम, फाइबर ज्यादा, और गोश्त या पनीर वगैरह ज्यादा अगर लिया जाए तो काफी हद तक आदमी को डाइट की वजह से फायदा रहेगा। हेल्दी डाइट इसको कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आपका बहुत वक्त मैंने लिया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। एक्सरसाइज का क्या रोल है डॉक्टर साहब इन सब में? जी देखिए एक्सरसाइज मेरी नज़र में तो, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, कसरत। व्यायाम जी, व्यायाम देखिए मेरे हिसाब से इंसान को, हमारे पास 24 घंटे होते हैं जी। अब 24 घंटे में अगर 1 घंटा हम निकालते हैं तो वो करीब 1% होता है। अब मेरी नज़र में अगर इंसान अपने लिए 1%, मतलब 4% अपनी, मतलब अगर 1 घंटा 4% हुआ, आप मोटा मोटा लगा लीजिए, 24 घंटे में 1 घंटा 4% हुआ, तो अपने लिए 4% टाइम जो है अपना दिन भर का निकालना चाहिए। यानी 1 घंटा कम से कम, अगर ना हो सके तो आधा घंटा। एक्सरसाइज इज द मस्ट। जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, इंक्लूडिंग वॉकिंग, रनिंग, वट एवर सो, आपको एक घंटा अपने लिए देना है। वो आपका अपना वक्त है, उसमें आपको दूसरे के साथ जो है वो नहीं शेयर करना। आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको एक्सरसाइज प्रॉपर जिम जाना है, आपको घर पे करनी है, आपको कैसे भी कर, साइकिल ही चला लीजिए आप 1 घंटा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि लोग ओवरलुक करते हैं। सिर्फ डाइट में, एक्सरसाइज के साथ मिलके ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जो हम लोगों को वाकई नहीं मालूम था, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई आपका, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। मैं उम्मीद करूंगा इससे लोगों को मदद मिली होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।